नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। आरओ परीक्षा के लिए जो पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। आपको हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए डिटेल, वहाँ पे फोन नंबर्स की है। आप उस पर फोन करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें हमारे साथ जुड़ के। हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है आपसे कि देखिए, भारत के किन राज्यों की तट रेखा क्रमशः सर्वाधिक लंबी तथा सर्वाधिक छोटी है, ठीक। तो आप जो ये इंडिया का ऐसे नीचे मैप देख रहे हैं, तो हमारी लगभग ये जो पूरी कोस्ट लाइन है ये लगभग 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की है, ठीक है। इन स्पेसिफिक अगर हम देखें तो 7516 किलोमीटर के आसपास का कुल ये क्षेत्र बनता है। तो इसमें जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं उसी का संदर्भ में क्वेश्चन है। तो हम इसमें से चुनेंगे ऑप्शन सी को, ठीक। गुजरात की सबसे बड़ी सीमा है जो कि लगभग 1214 किलोमीटर की है, ठीक। और सबसे छोटी है गोवा की, है ना। ये करीब 151 किलोमीटर के आसपास की जो तट रेखा है ये है, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है जो सामान्यतः कितने मील तक होती है, ठीक। तो देखिए होता क्या है, जैसे ये कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो कोस्ट लाइन से जो आपका इधर, चूंकि ये देखिए इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल का एरिया है, ये अरेबियन ओशन का एरिया हो जाएगा, ठीक। नीचे इंडियन ओशन है। तो अब आधार रेखा से चूंकि यहाँ पे वाटर है ना, तो उस पर किसका अधिकार होगा, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसमें क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे 12 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी होती है ना, तो वो उस पर्टिकुलर जो देश है उसको उसका इस्तेमाल करने की जो है अनुमति होती है। तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने एरिया तक के जो है उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार जो है, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को है, ठीक। तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल करेक्ट है। अब देखिए, किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, ठीक है, EEZ। तो आधार रेखा से कितने मील तक होता है जिसमें देश को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है, ठीक। तो भारत के संदर्भ में भी आप समझ लीजिए इसको। तो 12 नॉटिकल माइल तक तो हमने जो है उसको टेरिटोरियल एरिया देखा था। उसके बाद देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स जो है ये डिस्टेंस हमारी होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करने की जो है छूट मिलती है। उसके बाद जो है आपका एरिया वो इंटरनेशनल वाटर्स का है ना माना जाता है। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल वगैरह हम पढ़ते रहा करिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल बता पानी ऐसे क्विज के वीडियोस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल बेस्ड जो क्लासेस हमारे यूट्यूब पे भी अपलोडेड हैं, आप उसको फ्री में देख सकते हैं बिल्कुल। तो और अपने नोट्स में से इन चीज़ों को कवर किया करें ताकि आपको एग्जाम्स में है ना जो काफ़ी दिक्कत इन चीज़ों में ना हो, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत का औसत समुद्र तल यानी कि जो सी लेवल आप मापते हैं ना किसी भी जैसे प्लेस का, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिएगा कि लखनऊ का सी लेवल जो है, सी लेवल से एलिवेशन कितना है, तो ये मापा जाता है इंडिया में। जो हम प्लेस मतलब कंसीडर करते हैं इसको, ये है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर, ठीक। इसके रेफरेंस में जो इसका पॉइंट है उसके हिसाब से हम बाकी जो जगह है पूरे भारत में उसको मापते हैं ऐसे, मतलब सी लेवल से उसकी एलिवेशन कितनी है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर यानी कि जो ये इधर आपका इंडियन ओशन का एरिया है, ठीक है, तो इसको किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी आपने शायद इसको पढ़ा हो कि हिंद महासागर को जो है रत्नाकर कहा जाता था, ठीक। बी ऑप्शन। तटीय अपर्दन में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। तो ज्योग्राफी में आपने इरोजन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे लैंड के बारे में आप लैंड इरोजन की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इरोजन क्या होता है, अगर सिंपल से शब्दों में हम बात करें तो मिट्टी के कटाव, बहाव या जमाव की जो कुल कलेक्टिवली प्रक्रिया है इसी को अपर्दन कहा जाता है, ठीक। तो अब हमारा जो कोस्टल रीजन है, जितने भी हमारे ये तट हैं, चाहे जिधर का ले लीजिए, तो इनके अपर्दन में जो कारक सहायक होते हैं, ठीक है, या जो कारक हैं वो टाइड्स होते हैं, सी वेव्स, सुनामी, ओशन करेंट्स, है ना, ये सभी ही हैं, ठीक। परंतु अब पूछ रहे हैं आपसे कि सर्वाधिक भूमिका जो है वो किसकी होती है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक जो तटीय अपर्दन होता है वो समुद्री लहरें जो होती हैं, है ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट होती हैं, इनकी वजह से होता है।
क्योंकि बाकी की जो घटनाएं हैं वो कभी कभी ही होती हैं। भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो देखिए जैसे ये इंडिया का मैप नीचे का, ठीक, तो ये जो आपका ये वेस्ट वाला पूरा कोस्ट है, इसको हम मेजरली पढ़ते हैं 3 भागों में। ठीक, तो देखेंगे मुंबई से लेकर के गोवा का जो रीजन है इसको हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर है जैसे उसके बीच में थोड़ा सा एरिया हम जो कर्नाटक का मेजर पार्ट है ना, मध्य भाग वाला, उसको हम कर्नाटक तट कह देते हैं। फिर जो सबसे नीचे आपका हिस्सा आ जाता है उसको मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल कोस्ट की पोजीशन किस राज्यों के बीच में है जरा बताइए तो कमेंट करके। अब देखिए निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो जो हमारे ये वेस्टर्न कोस्ट की बात करें अगर, तो कांडला देखिए गुजरात में है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न हो गया हमारा। जंजीरा बंदरगाह भी जो है यहाँ पे वेस्टर्न में ही स्थित है, मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र में। और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, नावा शेवा भी कहते हैं इसको, ये महाराष्ट्र में स्थित है ये भी। पारादीप जो है उड़ीसा में है, तो वो हमारे पूर्वी तट का बंदरगाह हो जाएगा, है ना, तो ये ऑड है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुछ हमारे पोर्ट्स लिखे हुए हैं और किस राज्य में स्थित है उसके बारे में लिखा है। तो एन्नौर बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ये हमारा गलत मैच है, बाकी के सब ठीक है, इनको देख लीजिए आप। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पे ये देखते हैं, तो सिंधु दुर्ग ये केरल में लिखा है, ये गलत है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, बाकी के जो विकल्प हैं इनको देख लीजिए, बाकी ठीक जो है वो मैच किए हुए हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, वस्तु की कौन सी सीमा कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है इलास्टिक कोई भी वस्तु हमारी किस कंडीशन में होती है उसी की परिभाषा लिखी है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि किसी ठोस की एक निश्चित आकृति होती है, आकार होता है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो उसकी आकृति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर उसको विरूपित करने के लिए कोई जो बाहरी बल है उसको न लगाया जाए। ठीक, तो उसी क्रम में जो हमारी प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी होती है इसको लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इसको समझिए स्प्रिंग को, है ना, कि आप उसको खींचते हैं तो क्या है, वो इलास्टिक नेचर ही उसका दिखाता है कि वो वस्तु कितनी इलास्टिक है। खींचेंगे, ठीक है, तो थोड़ा लंबाई बढ़ जाएगी। फिर अगर मान लीजिए अगर वो उसका जो कह लीजिए जो घेरा होता है वो सही है तो वो वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाती है। ठीक, तो ये वही है कि जब किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा, यानी कि आपने जब उस स्प्रिंग को खींच के एकदम लंबा किया तो उसमें क्या दिखा रहा है, वो प्रत्यास्थता का गुण दिखा रहा है। ठीक है, इलास्टिक है यानी कि वो चीज़, तो वो इलास्टिसिटी की हमारी लिमिट दिखाता है। ठीक है, उसी की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसमें से देखिए बी ऑप्शन हमारा जो है इसको चुनेंगे। हुक का नियम किससे संबंधित है इन दिए हुए विषयों में से? तो एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो उन्होंने स्प्रिंग्स पे ही सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि किसी पिंड में जो ये उसका विस्तार यानी कि जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसी को उन्होंने प्रत्यास्थता का नियम बताया, जो आगे चल करके हुक का नियम कहलाता है। ठीक, अगर ईयर की भी बात करें तो ये कई बार पूछ लेते हैं, तो 1676 में दिया था इन्होंने। ठीक, तो ये प्रत्यास्थता से ही संबंधित है, हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। दाब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, प्रेशर की बात हो रही है, तो फिजिक्स में प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए हम गलत वाला देख लेते हैं। इसमें दाब का मात्रक लिखा है डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, ये वाला गलत है, सी ऑप्शन में। होता क्या है कि अगर हम इसकी एसआई यूनिट्स की बात करें तो जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर अगर डाइन में देखेंगे तो डाइन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, है ना, ये करेक्ट हमारा यूनिट होगा प्रेशर की। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, यानी वायुमंडलीय दाब के संबंध में सही कौन सा कथन है। ठीक, तो 3 स्टेटमेंट ये हैं, चौथा ऑल ऑफ द अबव है, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले। तो इसमें अगर हम सही की बात करें तो सिर्फ पहला विकल्प जो हमारा सही है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ है उसको हम जो हम मतलब मेजर करते हैं वो बैरोमीटर से मापते हैं, जो यंत्र हमारा है। ठीक, तो ये वाला कथन तो हमारा ठीक है। दूसरा है वायुमंडलीय दाब को सर्वप्रथम हुक ने बताया था, ये गलत है। ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट थे इवेंगालिस्टा टॉरिसेली करके इनका नाम था, उनके द्वारा बताया गया इसको पहली बार। और अगर हम मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर लिखा है, ये गलत है। मौसम विज्ञान के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको बार, है ना, या फिर मिली बार जो है इसके रूप में संदर्भित करते हैं। टॉर भी कई बार यूज होता है, तो ये ऑप्शन ए फिलहाल इसमें जो है ये करेक्ट था। देखिए कोरोना काल से संबंधित एक अभियान जो शुरू किया गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक,
तो इस योजना की घोषणा कब की गई थी? तो लॉकडाउन का टाइम पीरियड जब फर्स्ट फेज वाला चल रहा था तो इसमें 12 मई 2020 को, है ना, प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया था। भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? ठीक है, तो कई बार पहले भी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि इंडिया में देखेंगे तो MS स्वामीनाथन जो है, इनको श्रेय दिया जाता है भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के संदर्भ में ही MS स्वामीनाथन ने भारत में किस देश की कृषि पद्धति को अपनाने पर बल दिया? ठीक, तो इंडिया से पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इधर मैक्सिको के रीजन में, है ना, जो है अमेरिका में आप जो कंट्री देखते हैं नीचे, तो मैक्सिको की प्रणाली को ही, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, नॉर्मन बोरलॉग जो थे वहाँ पे इसके कह लीजिए पायनियर थे, तो उसी पद्धति को इंडिया में अपनाया गया आगे चल करके, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित क्रांति की उपलब्धि नहीं है? ठीक, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में खैर डिटेल में आप वैसे पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रायोगिक तौर पे 1960-61 के टाइम में शुरू किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में, उसके बाद देखेंगे तो पूरे देश में एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया 1966 से, ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा नहीं मिला है इससे, यही तो गलत है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर ही तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई इससे, है ना, क्योंकि पहले जो चीज़ काफ़ी मतलब ऐसा समझिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, उसमें आपने फर्टिलाइजर्स और इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और वो कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ गया, है ना, प्रोडक्शन जो था हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का। ठीक, बाकी एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है बढ़ा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है, ये भी ठीक है। देश में कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, जैसे गेहूं चावल ये सब की प्रोडक्टिविटी अब ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है ना, ये कथन हमारा जो है ये सही होगा। कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्य अवधि ऋण की समय सीमा कितनी होती है? यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए अब जैसे इंडिया के संदर्भ में ही अगर एग्जांपल देखिए तो एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग जो होती है तो उसको हम 3 कैटेगरी में मेजरली देखते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के हमें जो लोन या फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं कि जो अल्प अवधि के लिए हम जैसे कृषि के लिए ऋण मानते हैं वो 15 माह से कम समय के लिए होता है, जिसमें आप मशीनें और इस तरीके की कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, है ना, यूज़ करते हैं पैसा इसको। फिर जो मध्य अवधि के बारे में हमारी समय सीमा है जो यहाँ पे पूछा भी गया है वो 15 माह से लेकर के 5 वर्षों हेतु होती है। ठीक, जिसमें भूमि स्थायी सुधार करना हो या कोई जैसे बड़ा निवेश करना हो, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें कवर कर लेंगे। बाकी जो दीर्घ अवधि है वो यहाँ नीचे 15 माह से ज़्यादा और 5 वर्षों से ज़्यादा वाले जो हैं वो दीर्घ अवधि के लिए होते हैं ऐसे फाइनेंसिंग, जिसमें और बड़े ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं कृषि क्षेत्र में उस पर खर्च किया जाता है ऐसा पैसा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जो मेजर अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो यही क्लासिफिकेशन है इसकी। हाल ही में विशाखापट्टनम तथा बंगाल की खाड़ी में स्लाइनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? ठीक, तो जो है ये आपका मार्च 2022 में स्लाइनेक्स का आयोजन हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, ये 9th एडिशन था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं स्लाइनेक्स एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास लमातीय, है ना, लमातीय 2022 भारत तथा किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो लमातीय हुआ है इसके सीशेल्स के साथ, है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको भी देखें तो आप जो है ये भी मार्च में ही हुआ था और 9th एडिशन ये भी था। हाल ही में रमेश चंद्र लाहोटी का निधन हो गया, वह इसमें से किस प्रोफेशन से जुड़े थे या किस पद पे थे? तो देखिए जो है ये भारत के 35वें चीफ जस्टिस थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वर्ष 2004 में इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न ये है, जरा बताइए तो अभी जो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? इसको फटाफट कमेंट करके बताइए। अप्रैल 2022 में इसमें से किस राज्य का जामताड़ा देश का ऐसा एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय जो है वो स्थित है? ठीक है, उनका निर्माण किया गया है। तो ये स्थित है आपका यहाँ झारखंड का जिला है जामताड़ा। जैसे कुछ गलत एक्टिविटीज के कारण भी काफी पॉपुलर रहा इधर बीच, कोई बता सकता है क्यों? रिसेंट जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अवार्ड्स दिए गए तो उसमें उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनोवेटिव वर्क वाली कैटेगरी में मिला था पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को।
कौन सा रेलवे जोन 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है? ठीक है, तो भारत में जितने भी रेलवेज के जोन हैं, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो गया था अभी जो 2022 में, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ये बताइए जरा रेलवे जोन की संख्या। अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है चारों, आप इसके बारे में सारे फैक्ट पढ़ के रखिए। सब कुछ पूछा जाता है, किस वर्ष में हुआ, कहाँ पे हुआ, किसके अध्यक्ष में हुआ, और शासक कौन था उस टाइम पीरियड पे, किस वंश का था, है ना। तो यहाँ पे ये वाला देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है। तीसरी बौद्ध संगीति लिखी है कुंडलवन। ठीक है, तो कुंडलवन में ही कश्मीर में जो है स्थित है। चौथी बौद्ध संगीति यहाँ पे हुई थी। तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, तो ये गलत है। हीनयान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए बुद्धिस्ट जो थे दो शाखाओं में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान में। तो अब यहाँ पे देखिए हम गलत वाला बता देते हैं आपको। डी ऑप्शन में लिखा है हीनयान में बुद्ध को देवता माना जाता था, ये गलत है। हीनयान यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बुद्ध को इसमें एक महापुरुष माना जाता था, जबकि जो आपका महायान सेक्ट था वो बुद्ध को देवता मानते थे। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लें आप। अब महायान जो सेक्ट है इसके बारे में गलत कथन पूछना इसमें चाह रहे हैं आपसे ये, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द अबव को हम चूज करेंगे यहाँ से। देखिए अभी बताया गया था आपको कि अध्यक्ष और ये शासक वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है बौद्ध संगीति के संबंध में। तो कौन सा कथन यहाँ पे देखिए जो युग्म है वो सही नहीं है सुमेलित, तो देख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष लिखा है अश्वघोष, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरी में जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस्त थे, है ना। ये जो है तीसरी वाली हुई थी आपकी वही पाटलिपुत्र में 250 BC में ना, अशोक के टाइम पीरियड में। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करें, 3 जेम्स, तो ये कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए यहाँ पे जो दिए हुए हैं विकल्प इसमें से कोई नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो भी हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ, है ना, ये है। बुद्ध धर्म में जो है ये अष्टांगिक मार्ग की कल्पना जो की गई है, तो उसमें देखिए 8 चीजें शामिल हैं। तो पूछ रहे हैं वही आपसे कि इसमें से कौन कौन सा है। ठीक है, तो 3 विकल्पों में जो चीजें लिखी हैं ये तो है ही हैं, तो 6 यही हो गए। इसके अलावा 2 और थे, वो बताते हैं आपको। सम्यक कर्मांत, ठीक, और एक और था सम्यक आजीव। ठीक, बाकी ये 6 यहाँ पे लिखे हैं, इनको भी देख लें आप। इसमें देखिए नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए प्राचीन काल में आप देखेंगे तो बौद्ध शिक्षा के जो 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, इसके अलावा वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक, इन तीनों के नाम आते हैं। तो नालंदा की अगर हम बात करें महाविहार की, तो यहाँ पे जो है ये महायान बौद्ध का जो ये सेक्ट था इसकी टीचिंग्स के लिए फेमस था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हीनयान की अगर हम बात करें तो ये प्रिवेलेंट था इसमें आपका जो है वल्लभी में। ठीक, अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ बांध के नाम लिखे हुए हैं और किस नदी से संबंधित है। तो परीक्षा बांध जो यहाँ लिखा है बेतवा नदी पे है ये, है ना, झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित जो लेक्स हैं, है ना, झील, और किस राज्य में जिले में स्थित है वो लिखा है। तो गलत वाला देखेंगे, पयाग झील लिखा है महोबा, ये गलत है। ये है आपका वहाँ बहराइच में। ठीक, बहराइच में ही एक और फेमस झील है, उस पे वर्ष 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनॉग्रेशन वगैरह किए थे, चित्तौरा झील, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा? नदियों के उद्गम के संबंध में। तो घाघरा नदी लिखा है नेपाल, ये वाला गलत हो जाएगा। ये आप देखेंगे चाइना का जो तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन है ये वहां से निकलती है। ठीक, अब इसमें फिर से युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो उत्तर प्रदेश में है उसके संबंध में क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सी वाला गलत है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच लिखा है, ये गलत है। ये आपका महाराजगंज जो जिला है गोरखपुर के आगे वहां स्थित है। फिर से सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म, ये देखना है। तो ये कुछ बांध है उत्तर प्रदेश के ही और किस जिले में स्थित है वो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा गलत होगा।
मुशाक हंद बांध जो है ये मिर्जापुर में नहीं, यहाँ पे आपका जो चंदौली जिला है उसमें है, कर्मनाशा रिवर से संबंधित है ये। ठीक, देखिए राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं इसमें से ये बताना है। तो राज्य का मतलब यहाँ पे किसी देश से हो रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया को भी कई बार आप कई जगह पे स्टेट के रेफरेंस में लिखते हैं ना कि उसको स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो कोई भी देश जो है उसको स्टेट तब माना जाता है जब वहाँ पे 4 आवश्यक तत्व हों, जिसमें से सबसे पहला है जनसंख्या, यानी कि उसमें रहने वाले लोग हों, उसका एक डिफाइंड एरिया हो, है ना, क्षेत्र, टेरिटरी। ठीक, तो जैसे इंडिया का पूरा मैप देखते हैं तो क्या है, इंडिया की वो डिफाइंड टेरिटरी है। ठीक, फिर उसमें जो है सरकार होनी चाहिए, यानी कि जो शासन करने का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि आप जो है आप सॉवरेन हो। ठीक, जैसे प्रीएम्बल में आप पढ़ते हैं सॉवरेनिटी के बारे में, है ना। तो सॉवरेनिटी क्या है कि जैसे अब बात करें हम 1947 से पहले की, तो इंडिया में उस समय भी तो ये 3 चीज़ें थी, जनसंख्या भी थी, ठीक है, टेरिटरी भी था, गवर्नमेंट भी थी, है ना, ब्रिटिशर्स थे, पर सॉवरेनिटी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हम उनके गुलाम थे, हम अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर आधिपत्य था। ठीक, तो जब हम सारी एक्सटर्नल फोर्सेस से एक तरीके से फ्री होते हैं तब हम जाके, या कोई भी देश उस कंडीशन में सॉवरेन जब हो जाता है तो उसको एज अ स्टेट माना जाता है, अदरवाइज उसको अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कह सकते। ठीक, तो ये होते हैं आवश्यक तत्व। तो चारों इसमें ठीक हो जाएंगे, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में देखेंगे तो हमारे पास राष्ट्रपति शासन जो है ये नहीं है। ठीक है, हमारा क्योंकि क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या ये कह लीजिए प्रेसिडेंट वाला हिसाब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर वाला, यहाँ पे हमारा पद जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, तो ये ऊपर के 3 जो हैं ये हमारे फीचर्स हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए का जो सिस्टम है वो इस पे बेस्ड है। शासन का वह कौन सा रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है, यानी कि ऐसा कोई देश जहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो है कुछ चुने हुए लोगों में होती है। ठीक है, तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। ठीक, कुलीन तंत्र। निम्न में से किसी भी राज्य का सबसे अनिवार्य तत्व, अभी ऊपर ही हमने बात की है इसकी कि ये चारों तो होने चाहिए, पर सबसे जरूरी क्या है, सॉवरेनिटी, है ना, तो आप उसको कोई स्टेट कह सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रावधान आपको पता है कि कोई भी बिना सांसद बने हुए 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस की सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये प्रावधान हमारा है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 में। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है हमारी केंद्र सरकार की, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके प्रति होती है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के प्रति होती है, संसद के प्रति नहीं होती है। ठीक, तो ये प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में। निम्न में से कौन से बांध जो है ललितपुर जिला जो है वहां स्थित है। तो देखिए, इसमें सजनाम, राजघाट और मौदहा ये 3 हो जाएंगे। इसमें कनहर जो है ये आपका सोनभद्र में है, रॉबर्ट्सगंज में। ठीक, 1 2 3 इसमें करेक्ट होगा सिर्फ। इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो कुछ झीलें फिर से लिखी हैं और किस जिले में है, तो ये बखीरा झील जो है बरेली में नहीं है, संत कबीर नगर जिला जो है ना, उसमें है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार किन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसकी लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। हस्तिनापुर देखेंगे तो ये यहाँ पे जितने भी जिले लिखे हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, है ना, सबको कवर करता है ये। ठीक, सभी को चुनेंगे हम। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो इस योजना में बेसिकली ये है कि अगर किसी राज्य, मतलब शुरू किया है इसको छत्तीसगढ़ राज्य ने, और उद्देश्य ये है कि अगर राज्य में किसी महिला के दूसरी बेटी का जन्म होता है, उसमें मान लीजिए पहले से एक बेटी है और दूसरी बेटी का जन्म होता है, तो उस महिला को 5,000 रुपये की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान जो है किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये महिला और बाल विकास जो है इससे संबंधित है। 11 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उनका एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में बढ़ाना है। ठीक, मेन इसका लक्ष्य ये है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये हमारा ये जो फिशरीज वाला मिनिस्ट्री है ना, बी ऑप्शन, इससे ही संबंधित है। कोस्टल रीजन में जो भी मछुआरे हैं, ठीक है, तो उनकी आजीविका बेहतर करना और जो हमारे फिशरीज से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनका बेहतर एक इस्तेमाल हो सके, उसके लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक,
तो यहाँ तक हमने देखा आज के इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्लीज़ बताइएगा। हम आपको आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।